बीरबल और चोरों की यूनिवर्सिटी, जहां चोरी सिखाई जाती थी। शहर आगरा में एक अजीब किस्म की हलचल मची हुई थी। हर रोज किसी न किसी अमीर आदमी के घर चोरी हो रही थी। लेकिन ये कोई आम चोरी नहीं थी। चोर न तो तिजोरी तोड़ते थे, न ताले, और न ही कोई सबूत छोड़ते थे। सब कुछ इतनी सफाई से होता कि चोरी का पता लगने में ही एक दिन लग जाता। बादशाह अकबर परेशान थे। सिपाही, गुप्तचर, चौकीदार, सब नाकाम। एक दिन दरबार में एक सौदागर रोते हुए आया, जहांपना, मेरी हवेली में पिछले 3 महीने में 3 बार चोरी हो चुकी है और किसी को कुछ पता ही नहीं। बीरबल, जो अब तक शांत बैठा था, मुस्कराया। हुजूर, अब वक्त आ गया है कि मैं इस नई पीढ़ी के चोरों से मिलने चलूं। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल धीरे से बोला, मुझे शक है कि यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह है जो शायद चोरी को एक कला समझकर सिखा भी रहा है। बीरबल ने गुप्त रूप में शहर के अलग अलग हिस्सों में निगरानी शुरू करवाई। सादे कपड़ों में सिपाही बाजार, गलियों और सरायों में घूमने लगे। 3 दिन बाद एक सिपाही ने खबर दी, मालिक, चांदनी चौक के पीछे एक पुरानी हवेली है, जहां रात को कुछ संदिग्ध लोग जाते हैं और सुबह तक वापस नहीं आते। बीरबल ने रात का इंतजार किया। वो खुद सादे कपड़े पहनकर उसी हवेली के पास गया। झरोखे से अंदर झांका तो हैरान रह गया। अंदर एक बड़ा हाल था और वहां लगभग 20 लोग बैठे थे। कोई बही खाता पढ़ रहा था, कोई नक्शा देख रहा था और एक लंबा चौड़ा आदमी स्टेज पर खड़ा बोल रहा था। आज का पाठ है, कैसे बिना ताले को तोड़े अंदर घुसा जाए। ध्यान रहे, शोर नहीं होना चाहिए। बीरबल दंग रह गया। ये वाकई चोरों की यूनिवर्सिटी थी। अब बीरबल ने योजना बनाई। उसने खुद को एक गांव का गरीब लड़का बताकर उस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उसे भी बाकायदा एक फॉर्म भरवाया गया। नाम रखा बब्बन। पहली क्लास में मास्टर जी आए, नाम था गुल्लू उस्ताद। चोरी कोई शौक नहीं, ये एक हुनर है। यहां तुम चोरी करना नहीं, चोरी सोच सीखोगे। जो पकड़ा गया वो मूर्ख है। बीरबल सब सुनता रहा। अगले हफ्ते में उसने देखा, नकली तिजोरी खोलना सिखाया जाता था। कुत्ते से बचने के उपाय बताए जाते थे। रात में कैसे बिना छाया के चले, इसका अभ्यास होता था। हर छात्र को एक कोड नाम दिया गया था। बीरबल का कोड नाम रखा गया, छाया 1। 3 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद आया असली इम्तिहान। उस्ताद गुल्लू बोला, अब हम देखेंगे किसमें असली हुनर है। कल रात तुम सबको अलग अलग इलाकों में चोरी करनी है। जिसने सबसे साफ और बिना शोर वाली चोरी की, उसे यूनिवर्सिटी गोल्ड अवार्ड मिलेगा। बीरबल को मौके का इंतजार था। उसने योजना बनाई। वो चोरी नहीं करेगा, बल्कि उसी रात सब चोरों को पकड़वाएगा। बीरबल ने एक गुप्त संदेश एक वफादार सिपाही को दिया। आज रात यूनिवर्सिटी के सारे छात्र अलग अलग मोहल्लों में चोरी करेंगे, लेकिन हर कोई एक खास काली टोपी और नीली पट्टी पहनेगा। यही उनकी पहचान है। सिपाहियों को 6 टीमों में बांटा गया। रात हुई और जैसे ही यूनिवर्सिटी के छात्र अपने मिशन पर निकले, हर रास्ते पर सिपाही घात लगाकर बैठे थे। 2 बजे तक 17 चोर पकड़े जा चुके थे। गुल्लू उस्ताद को शक हुआ और वो यूनिवर्सिटी से भागने लगा। तभी बीरबल अपने असली रूप में सामने आया। गुल्लू उस्ताद, तुम्हारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। अगले दिन दरबार में सब चोरों को पेश किया गया। अकबर चौंक गए। इतने पढ़े लिखे और सभ्य दिखने वाले लोग। चोर कैसे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, जब चोरी एक पेशा बन जाए और पढ़ाई की तरह सिखाई जाने लगे, तो अपराधी भी विद्वान लगने लगते हैं। अकबर ने पूछा, और यूनिवर्सिटी कैसे चली इतने समय तक? बीरबल बोला, ये लोग भेष बदलकर चलते थे। कभी पुजारी बन जाते, कभी मौलवी, कभी व्यापारी, और हर जगह से सूचनाएं इकट्ठी करते, फिर योजना बनाकर चोरी करते। लेकिन जैसे ही मैंने छात्र बनकर अंदर घुसा,
इनकी परीक्षा शुरू हो गई। फैसला सुनाया जा रहा था कि तभी दरबार में एक और आदमी घुस आया। हुजूर, मैं उस यूनिवर्सिटी का असली मालिक हूं। गुल्लू उस्ताद तो बस मोहरा था। अकबर चौंके। तुम कौन? मैं, काजी अली, दरबार का सलाहकार। वर्षों से आपको गलत रास्ता दिखाकर मैंने सुरक्षा कमजोर की ताकि मेरी यूनिवर्सिटी आराम से चल सके। बीरबल बोला, मैं पहले ही समझ गया था। जो व्यक्ति हर चोरी पर यही कहता था कि यह कोई बाहरी साजिश है, असल में वही अंदर से षड्यंत्र कर रहा था। अकबर को झटका लगा। काजी अली, मेरे ही सलाहकार। काजी अली को पकड़ लिया गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। तुमने सिर्फ चोर नहीं पकड़े, एक पूरा नेटवर्क तोड़ दिया। बीरबल बोला, हुजूर, जब तक चोरी सिखाने वाले जिंदा रहेंगे, चोर पैदा होते रहेंगे। अब हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जिसमें लोग दूसरों का हक छीनना नहीं, मदद करना सीखें। दरबार तालियों से गूंज उठा और आगरा की गलियां फिर से सुरक्षित और मुस्कराती हुई नजर आने लगी। सीख, मोरल, अगर जुर्म सिखाया जाने लगे तो बुद्धिमान अपराधी बनते हैं, लेकिन अगर बुद्धिमानी से उसका सामना किया जाए तो अपराध खुद शिक्षा में बदल जाता है। अकबर और नींद में चलता दरबार। एक रात बीरबल ने देखी हैरान कर देने वाली बात। यह घटना तब की है जब बीरबल ने पहली बार दरबार की दीवारों में कुछ सरसराहट सुनी थी। रात थी, महल सो रहा था, लेकिन बीरबल की आंखें खुली थी। वो चुपचाप महल की एक खिड़की से बाहर देख रहा था, और उसने जो देखा उस पर यकीन कर पाना कठिन था। दरबार चल रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री और दरबारी अपने स्थान पर थे, पर सबके चेहरे एकदम शांत, जैसे नींद में। और तब शुरू होती है वो अनसुनी, रहस्यमयी और बेहद चौंकाने वाली कहानी। अकबर और नींद में चलता दरबार। एक रात बीरबल ने देखी हैरान कर देने वाली बात। एक रात बीरबल देर तक अपनी कक्ष में किताबें पढ़ते पढ़ते बैठे थे। अचानक खिड़की से हल्की रोशनी झांकी। महल की एक विशेष दीवार पर दरबार के मुख्य हॉल की छाया पड़ रही थी, पर रात के इस समय वहां कोई नहीं होना चाहिए था। बीरबल ने ध्यान से देखा। दीवार की परछाई में सिंहासन था और कोई व्यक्ति उस पर बैठा था। बीरबल चौंक उठे। वो महाराज अकबर की आकृति थी। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी तलवार ली। बिना किसी को जगाए महल के उस हिस्से की ओर बढ़े। चलते चलते उन्होंने सुना फुसफुसाहट, मंत्रों जैसे शब्द, और फिर अचानक कुछ दरबारी हंसते हुए नजर आए, मगर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वे नींद में हों। बीरबल ने देखा, दरबार सच में चल रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री, दरबारी, कवि सब अपने स्थान पर सबकी आंखें बंद थी। ये क्या था? कोई सपना? कोई जादू? कोई प्राचीन प्रहसन? बीरबल ने हिम्मत जुटाकर दरबार में प्रवेश किया। कोई उसे देख नहीं रहा था, फिर भी सभी लोग बोल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निर्देशित कर रही हो। फिर उन्होंने देखा, सिंहासन के पीछे एक काला धुआं निकल रहा था, जैसे कोई भट्ठी जल रही हो। बीरबल धीरे से वहां गए और देखा, एक पुराना गुप्त द्वार खुला हुआ है, जिसमें से गंध और मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थी। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और पहुंचे एक पुराने तहखाने में, जहां एक साधु बैठा था, ध्यान मुद्रा में। उसके चारों ओर कुछ मिट्टी की मूर्तियां थी, जो हूबहू दरबारियों जैसी दिख रही थी। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। बीरबल, अंततः तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बीरबल ने पूछा, ये सब क्या है? क्या हो रहा है दरबार में? साधु बोला, ये निद्रायंत्र विद्या है, एक प्राचीन तंत्र। जो व्यक्ति इसकी पकड़ में आ जाए, वो रात में सब कुछ वैसा ही करता है जैसा मैं सोचता हूं। मेरी शक्ति से पूरा दरबार नींद में आ जाता है और मैं उसे चला सकता हूं, जैसा चाहूं वैसा निर्णय करवा सकता हूं।
बीरबल स्तब्ध थे। तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं बादशाह मेरे कहे अनुसार निर्णय ले। मैं चाहता हूं कि इस दरबार की हर नीति, हर पैसा, हर सौदा मेरी मर्जी से हो। बीरबल समझ गए, अगर उन्होंने अभी कुछ किया तो साधु उन्हें भी इस निद्रायंत्र में बांध सकता है। उन्होंने बुद्धि से काम लिया। साधु से बोले, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो कल दिन में भी ये दरबार चलाकर दिखाओ। साधु हंसा, मुझमें दिन और रात का क्या अंतर? बीरबल ने कहा, फिर कल आओ दरबार में और दिखाओ कि तुम कितना प्रभाव रखते हो। साधु मान गया। उसने कहा, कल मैं खुद दरबार में आऊंगा और तुम्हारे सम्राट मुझे अपना महामंत्री घोषित करेंगे। अगले दिन बीरबल ने सब तैयारी कर ली। उन्होंने महल के सब सेवकों को समझाया कि जो साधु आए उसे केवल वो पानी पिलाए जो बीरबल दे। बीरबल ने विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां और शुद्ध तुलसी मंत्रित जल मिलाया, जो किसी भी निद्रायंत्र तंत्र को निष्क्रिय कर सकता था। जैसे ही साधु ने पानी पिया और सिंहासन की ओर बढ़ा, वो हिचकिचाने लगा। अकबर की आंखें खुल गई। दरबारियों ने होश में आकर इधर उधर देखा। हम यहां कैसे आए? रात में क्या हुआ था? साधु चिल्लाया, ये बीरबल की चाल है। तुम सब मेरे नियंत्रण में थे। अब मैं। पर तभी उसका शरीर थरथराने लगा और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। बीरबल ने सबके सामने बताया, महाराज, ये साधु रात के समय अपने निद्रायंत्र से पूरा दरबार नियंत्रित कर रहा था। कोई निर्णय, कोई सौदा, कोई राजकीय गुप्त मंत्र, सब उसके इशारों पर तय हो रहे थे। यदि एक दिन और रुकते तो राज्य उसकी कठपुतली बन जाता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ दरबार को नहीं, पूरे साम्राज्य को एक अदृश्य कैद से बचाया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब दरबार नींद में चल रहा हो तब जागना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मोरल, इस कहानी से क्या सीखें? कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो हमारी आंखों के सामने होता है, बस हम उसे नींद में नहीं, जाग कर देखें। हर चमकता निर्णय सही नहीं होता और हर चलने वाला दरबार सचमुच जागता नहीं होता। पर एक बीरबल जैसे सजग व्यक्ति की नजर सब पर होती है, वो चाहे रात हो या रहस्य। बीरबल को मिला एक सोने का सिक्का, पर वो श्रापित था। अकबर का दरबार सजा हुआ था। हवा में शहनाई की मधुर ध्वनि, राजमहल में रौनक, और बीरबल हमेशा की तरह अपनी तेज बुद्धि से दरबारियों को शांत कर रहे थे। उसी समय महल के फाटक पर एक अजीब सा भिक्षुक आया। उसकी आंखों में चमक थी, पर कपड़े फटे हुए, हाथ में एक छोटा लकड़ी का डिब्बा। उसने महल के संतरी से कहा, मुझे बीरबल से मिलना है, कुछ बेहद जरूरी है। पहले तो उसे रोका गया, पर भिक्षुक जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार बीरबल को संदेश दिया गया और वो तुरंत मिलने को तैयार हो गए। भिक्षुक ने बीरबल के सामने आकर धीरे से लकड़ी का डिब्बा खोला। उसमें एक चमचमाता सोने का सिक्का रखा था। बीरबल ने पूछा, ये क्या है? भिक्षुक बोला, बाबा के वचन के अनुसार ये सिक्का आपको ही देना था, पर सावधान, ये कोई साधारण सिक्का नहीं, ये श्रापित है। जिसने भी इसे रखा उसका भाग्य बदल गया और किसी न किसी तरह बर्बाद हो गया। बीरबल मुस्कराए, तो फिर मुझे क्यों दे रहे हो? भिक्षुक बोला, बाबा ने कहा, यह श्रापित सिक्का तब तक श्रापित रहेगा जब तक कोई इसे अपनी बुद्धि से मुक्त न कर दे, और अगर कोई इसे केवल धन समझकर रख ले तो वो भी दुखी होगा। सिक्का देकर भिक्षुक गायब हो गया, जैसे धुंध में घुल गया हो। बीरबल ने सिक्के को ध्यान से देखा। बेहद बारीकी से गढ़ा हुआ, दोनों तरफ अजीब अक्षर खुदे हुए जो किसी भाषा से मेल नहीं खाते थे। उस रात बीरबल सो नहीं सके। उनके मन में 3 सवाल थे। 1. क्या सच में ये सिक्का श्रापित है? 2. क्या कोई खेल खेला गया है मेरे साथ? 3. इसका अर्थ क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिले? जिस दिन से बीरबल ने सिक्का अपने पास रखा, उनके जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गई।
दरबार में उनकी बातों पर अचानक राजा शक करने लगे। उनके घर का नौकर बीमार पड़ गया। शहर में एक अफवाह फैल गई कि बीरबल ने किसी तांत्रिक से हाथ मिला लिया है। रानी ने बीरबल से मिलने से मना कर दिया। अकबर ने भी 2 दिनों तक उन्हें दरबार से दूर रखा। बीरबल ने महसूस किया, सिक्के की बात में शायद कुछ सच्चाई है। बीरबल ने शहर के पुराने विद्वानों, पुरोहितों और सूफी दरवेशों से मिलना शुरू किया। आखिरकार एक बुजुर्ग दरवेश ने कहा, यह सिक्का श्रापित नहीं, परीक्षित है। ये एक ज्ञान परीक्षा है। जिसने इसे लालच से रखा वो डूब गया, जिसने डर से फेंका वो मूर्ख बना, पर जिसने इसके पीछे की बात समझी वो ऊंचाइयों पर पहुंचा। बीरबल ने पूछा, तो करना क्या होगा? दरवेश ने रहस्यमयी मुस्कान दी। सिक्के पर लिखे अक्षरों को आईने में देखो, तुम रहस्य समझ जाओगे। बीरबल ने सिक्का आईने के सामने रखा। अक्षर उल्टे होकर अब एक परिचित लिपि में दिखे। स्वार्थ से मुक्त ही सच्चा समृद्ध होता है। अब बीरबल को सब समझ में आ गया। ये सिक्का एक परीक्षा थी, लोभ, डर और बुद्धि की। जो इसे केवल धन समझता उसका पतन निश्चित था। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे, शांत और आत्मविश्वास से भरे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हुआ था उन दिनों? बीरबल ने सबके सामने सिक्का निकाला और कहा, जहांपनाह, ये सिक्का श्रापित नहीं, हमारे लालच और डर के भावों का आईना है। जिसने इसे देखा सिर्फ धन के रूप में, वो डूबा, पर जिसने इसके पीछे का संदेश समझा वो ऊंचा उठा। अकबर ने सिक्के को देखा, मुस्कराए और बीरबल को गले से लगा लिया। उधर बीरबल को फंसाने वाले 3 चालबाज दरबारी, जो इस भिक्षुक को भेजने की योजना के पीछे थे, अकबर की नजरों में आ गए। बीरबल ने नाम नहीं बताए, लेकिन अकबर सब समझ चुके थे। अकबर बोले, जो अपनी बुद्धि को दूसरों को गिराने में लगाते हैं वो खुद नीचे गिरते हैं। बीरबल ने एक बार फिर साबित किया, बुद्धि डर से नहीं, सोच से चलती है। सीख बटा मोरल, कभी कभी जो चीज बर्बादी लगती है वही हमारी परीक्षा होती है। लालच और डर इंसान को बुद्धिहीन बना देते हैं, पर जिसने खुद को पहचान लिया वो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सोने की चीज संपत्ति नहीं होती। बीरबल की वो चाल जिससे चोर ने खुद को जेल भिजवा दिया। एक सुबह जब अकबर का दरबार सजा ही था, तभी महल के मुख्यमंत्री ने आकर बताया, जहांपनाह, रानी साहिबा के गहनों का पूरा संदूक रातों रात गायब हो गया है। अकबर उठ खड़े हुए। क्या? राजमहल से चोरी? ये तो सीधे सीधे हमारे राज और सुरक्षा पर हमला है। राजमहल में हड़कंप मच गया। सभी दरबारी, सेवक, रक्षक, सबका शक होने लगा। बीरबल चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई पर भरोसा है। ये चोर जो भी हो छुप नहीं सकेगा, उसे ढूंढ निकालो। बीरबल बोले, जहांपनाह, चोर दूर नहीं है, बस उसे खुद अपने पाप का बोझ उठाने पर मजबूर करना होगा। बीरबल ने अगले ही दिन एक गोपनीय बैठक बुलाई। महल के 11 नौकरों, 4 सेविकाओं और 6 सैनिकों को बुलाया गया, क्योंकि केवल यही लोग उस कक्ष के पास मौजूद थे। हर एक से बीरबल ने एक ही सवाल पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? सभी ने यही कहा, हम अपने अपने स्थान पर थे, जैसा हर रोज होता है। बीरबल बोले, ठीक है, अब हम एक विशेष जांच करेंगे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। बीरबल ने एक बड़ा कमरा बनवाया और उसमें सबको बैठाया। बीच में रखा गया एक बड़ा मिट्टी का घड़ा। बीरबल बोले, इस घड़े के अंदर एक जादुई बकरी है। जो भी चोर होगा वो जैसे ही अपना हाथ अंदर डालेगा, बकरी मिमियाएगी। सब चौंक गए। बीरबल ने एक एक कर सबको बुलाया और कहा, बिना कुछ बोले हाथ घड़े में डालो और बाहर निकालो। एक एक कर सबने हाथ डाला। बकरी तो मिमियाई नहीं, लेकिन कुछ अजीब बात हुई। जब एक सैनिक ने हाथ डाला वो थोड़ा हिचकिचाया और घबराया भी।
बीरबल ने सबको बैठाया और कहा, अब सबके हाथ दिखाओ। सबके हाथ मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन एक सैनिक का हाथ पूरी तरह साफ था। बीरबल चिल्लाए, वही है चोर, क्योंकि उसने डर के मारे घड़े में हाथ ही नहीं डाला। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वो सैनिक रोने लगा और बोला, माफ कीजिए बीरबल, मैंने ही चोरी की थी। मैं कुछ समय से जुआ खेलता था और कर्ज में डूब गया था। बीरबल बोले, तुम्हें लगा कि एक बकरी सच में बोलती है? नहीं, घड़े के अंदर कुछ नहीं था, केवल काली मिट्टी थी। लेकिन डर और अपराध बोध ही ऐसा जादू है जो किसी को भी सच उगलवाने पर मजबूर कर देता है। चोर घुटनों पर बैठ गया, जहां पनाह, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे सजा दीजिए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिना किसी हिंसा, पूछताछ या यातना के एक चोर को खुद ही अपनी सजा मांगने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने कहा, जहां अपराध हो वहां दिमाग तलवार से तेज चलता है, और जहां पाप हो वहां अपराधी खुद ही अपने अंत की ओर बढ़ता है। पर बात यही नहीं रुकी। कुछ दरबारियों ने आरोप लगाया कि बीरबल ने जादू टोने से सच निकलवाया, जो दरबार की मर्यादा के खिलाफ है। एक मंत्री ने कहा, बीरबल तो अब ढोंगी बन गया है, बिना प्रमाण के ऐसे किसी को सजा कैसे दी जा सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, प्रमाण चाहिए? चलिए, मैं देता हूं। चोर ने जो गहने चुराए थे, उसने उन्हें महल के पुराने कुएं में छुपाया था। चलिए देखते हैं। सभी लोग, इंक्लूडिंग अकबर, उस पुराने कुएं पर पहुंचे। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, कुएं में देखो। कुएं के भीतर एक बंडल निकला, जिसमें रानी के सारे गहने थे। अब कोई कुछ कहने के काबिल नहीं था। अकबर ने उसी मंत्री से पूछा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि बीरबल ने जादू किया? मंत्री ने सिर झुका लिया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज के बाद बीरबल को न्यायवीर की उपाधि दी जाती है, क्योंकि वह न केवल न्याय करता है, बल्कि अपराधी को अपने पाप से सामना भी कराता है। पूरे दरबार में तालियां बजने लगी। सीख बटा मोरल, सच्चा न्याय वह है जो अपराधी को अपने ही अपराध के सामने खड़ा कर दे, बिना डराए, बिना मारे। बीरबल ने यह साबित किया कि चतुराई तलवार से तेज होती है, और जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो वो खुद ही अपने गुनाह कबूल कर लेता है। जब अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया और फिर घुटनों पर आना पड़ा, अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि हर राज्य से लोग उनकी बुद्धि सुनने आते। हर निर्णय में बीरबल की राय अहम होती, और जनता उन्हें प्रजा का रक्षक मानती थी। लेकिन यही बात कुछ दरबारियों को खटकती थी, खासकर 3 दरबारी। 1, रफीक खान, जो खुद को सेनापति बनाना चाहता था। 2, शफाकत मिर्जा, जो पंडितों की तरह तर्क में महारथी था। 3, जमील बख्श, जो शाही वित्त विभाग में बीरबल से ज्यादा प्रभाव चाहता था। इन तीनों ने मिलकर एक चाल चली, बीरबल को दरबार से हटाना होगा, और इसके लिए हम अकबर को बीरबल से ही नाराज कर देंगे। एक दिन शफाकत मिर्जा ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल हर राज में दखल देता है, इससे बाकी मंत्री निराश हो रहे हैं। रफीक खान बोला, एक मंत्री को इतना अधिकार देना खतरनाक है। लोग समझते हैं कि असली राजा बीरबल है। जमील बख्श ने आग में घी डाला, और कुछ अफवाहें तो ऐसी हैं कि बीरबल ने करों में बदलाव करवाकर प्रजा में अपनी वाहवाही लूटी है, ताकि उन्हें भविष्य में राजा बीरबल कहा जाए। अकबर को झटका लगा। उन्हें बीरबल पर भरोसा था, लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। कुछ दिनों बाद एक जमींदार कर विवाद लेकर दरबार में आया। बीरबल ने उसे न्याय दिया और कर आधा माफ कर दिया। यही वो मौका था जिसका इंतजार दरबारियों को था। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने बिना दरबार की सलाह के कर माफ कर दिया। ये तो राजा के अधिकारों में हस्तक्षेप है। अकबर पहले ही शक में डूबे थे, गुस्से में आकर बोले,
बीरबल ने मर्यादा तोड़ी है। जो मंत्री आदेशों से ऊपर हो जाए वो दरबार के योग्य नहीं। और अकबर ने बीरबल को दरबार से निष्कासित कर दिया। बीरबल ने चुपचाप अपना पद छोड़ दिया। ना कोई बहस, ना कोई सफाई, ना ही कोई शिकवा। वो चुपचाप दरबार से चले गए। कुछ ही दिनों में खबर फैली, बीरबल दरबार छोड़कर कहीं चले गए हैं। किसी को पता नहीं वो कहाँ है। शहर भर में उदासी छा गई। गरीब किसान रोने लगे। न्याय चाहने वाले दरबार लौट गए और खुद अकबर बेचैन रहने लगे। बीरबल के जाने के बाद दरबार में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जटिल मामलों को सुलझाने वाला कोई नहीं था। जनता की शिकायतें बढ़ने लगी और दरबारी मंत्रीगण आपस में भिड़ने लगे। अकबर को अब समझ आने लगा, बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं, मेरे सबसे बड़े सलाहकार थे। उन्होंने बीरबल को खोजने के लिए सैनिक भेजे, पर कोई सफलता नहीं मिली। दरअसल बीरबल ने कोई महल नहीं, बल्कि एक छोटे गांव में साधारण किसान का जीवन अपना लिया था। वो भेष बदलकर वहां रहने लगे, लोगों की मदद करते और न्याय करते, लेकिन नाम बदला था बाबा हरिदास। उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। उनके काम खुद उन्हें पहचान दिला रहे थे। एक दिन अकबर सादे भेष में अकेले शहर से बाहर निकले। वो बीरबल को ढूंढने को बेचैन थे। वो गांव गांव भटकते हुए उसी गांव में पहुंचे जहां बाबा हरिदास का नाम सुनकर उन्होंने भी दर्शन करने की इच्छा जताई। बाबा हरिदास से जब वे मिले तो उनके शब्द सुनते ही अकबर चौंक गए। ये आवाज तो बीरबल की थी। उन्होंने फौरन हाथ जोड़े और घुटनों पर बैठ गए। बीरबल, तुम तो हमेशा मेरे विश्वास पात्र थे। मैंने झूठ और शक में आकर तुम्हें खो दिया। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, किसी का जाना अगर किसी को कुछ सिखा जाए तो वो केवल दूरी नहीं, आत्मबोध कहलाता है। कुछ दिनों बाद पूरे सम्मान और धूमधाम से बीरबल को वापस दरबार में बुलाया गया। दरबारियों के चेहरों पर शर्म थी। जनता ने फूल बरसाए और अकबर ने उनके पैर छूकर माफी मांगी, सार्वजनिक रूप से। उन्होंने घोषणा की, आज के बाद बीरबल केवल मंत्री नहीं, राजगुरु की उपाधि पाएंगे और कोई भी मंत्री अब बिना प्रमाण के किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच सकेगा। सीख बटा मोरल, जिस पर भरोसा हो उस पर शक न करो, और अगर कर भी लो तो उसके सामने कहो। बुद्धिमान की चुप्पी भी बहुत कुछ सिखा जाती है। जो बोलना छोड़ दे उसकी चुप्पी को पढ़ना सीखो। राजा वही जो गलती माने और सच्चे को वापस गले लगाए। बीरबल को मिली सजा, लेकिन पीछे छिपा था एक राज। अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा था। बीरबल मंत्रिमंडल में बैठे हर सवाल का जवाब अपनी हाजिर जवाबी से दे रहे थे। उसी समय एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ, घबराया हुआ, थका हुआ, और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने राजा के सामने जाकर कहा, जहां पनाह, मेरा नाम नसीर है। मैं दूर के गांव से आया हूं। मुझे लूटा गया है और मेरी सारी संपत्ति, जमीन के कागज और जेवर किसी ने चुरा लिए हैं। अकबर ने पूछा, शक किस पर है? नसीर कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे किसी पर शक नहीं, लेकिन चोर ने मेरे पास एक चिट्ठी छोड़ी है और उसमें लिखा है कि यह काम बीरबल के कहने पर हुआ है। पूरा दरबार सन्न रह गया। चिट्ठी दरबार में पढ़ी गई और उसमें सच में लिखा था। यह सब उस शख्स के कहने पर किया गया है जो सबसे चतुर माना जाता है, बीरबल। अकबर ने गुस्से में बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। दरबारी मंत्री एक के बाद एक उठने लगे। यह बहुत बड़ा आरोप है। यह मामला बहुत गंभीर है। अगर बीरबल निर्दोष है तो उन्हें खुद सफाई देनी चाहिए, या फिर उन्हें दरबार से निलंबित कर देना चाहिए। अकबर दबाव में आकर बोले, बीरबल को न्याय की प्रक्रिया तक दरबार से निष्कासित किया जाता है। वे जब तक खुद को निर्दोष सिद्ध न करें, दरबार में नहीं आ सकते। बीरबल खामोशी से उठे। ना कोई बहस की, ना कोई सफाई दी।
सिर्फ एक वाक्य बोला, जहां पनाह, हर निर्णय का समय होता है और हर न्याय के पीछे एक इंतजार छिपा होता है। उसी शाम बीरबल दरबार छोड़कर चले गए। राज्य भर में खबर फैल गई। बीरबल पर चोरी करवाने का आरोप लगा। लोग दुखी थे, दरबार के कुछ लोग खुश, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, लेकिन कुछ गहरे जानने वाले सोच में पड़ गए। बीरबल चुप क्यों रहे? दरबार के बाहर बीरबल ने भेष बदलकर एक नया रूप अपनाया, मौलवी करीम अली। उन्हें एक सुराग मिला। चोरी हुई जगह पर एक विशेष चिन्ह था, एक कमल का फूल। कमल का फूल केवल दरबार के ही एक खास दस्तावेज पर होता था, और वो दस्तावेज किसी आम आदमी के पास नहीं हो सकता। बीरबल को यकीन हो गया, ये षड्यंत्र दरबार के अंदर से ही रचा गया है। बीरबल ने गांव के नसीर के पास खुद को किसान यूसुफ बताकर मदद का वादा किया। धीरे धीरे उन्होंने नसीर से सब उगलवा लिया। मुझसे किसी ने कहा था कि अगर मैं बीरबल का नाम चिट्ठी में डाल दूं तो मुझे सजा नहीं होगी और मेरी जमीन भी वापस मिल जाएगी। बीरबल ने पूछा, वो कौन था? नसीर ने डरते हुए एक नाम बताया, शफाकत मिर्जा, दरबार का वही दरबारी जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। अब बीरबल को सच्चाई मिल चुकी थी। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया और राजा के सामने जाकर बोला, जहां पनाह, बीरबल निर्दोष है। असली चोर आपके दरबार के अंदर बैठा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? साधु ने दाढ़ी निकाली और चौंका देने वाला सच सामने आया। वो बीरबल ही थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर के सामने पूरा प्रमाण रखा, चोरी का नकली चिट्ठी, नसीर का बयान और दस्तावेज जिन पर शफाकत मिर्जा का हस्ताक्षर था। अकबर का सिर शर्म से झुक गया। शफाकत मिर्जा को रंगे हाथों पकड़ा गया और जेल भेजा गया। अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल को सजा नहीं मिली थी, उन्हें एक भूमिका दी गई थी जिसमें उन्होंने न्याय की नींव को बचा लिया। बीरबल को वापस मंत्री बनाया गया और राजपरीक्षक की नई उपाधि दी गई, जो सिर्फ सबसे योग्य को मिलती थी। अकबर ने कहा, बीरबल सिर्फ चतुर नहीं, धैर्यवान, सत्य के रक्षक और न्याय के असली संरक्षक है। सीख बटा मोरल, सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी में सफाई नहीं देता। वो समय आने पर सच्चाई खुद साबित कर देता है। झूठ हमेशा खुद को छिपाने के लिए शोर करता है, जबकि सच चुपचाप गहराई से काम करता है। राजा वही जो अपनी गलती माने और गलत को दंड दे, चाहे वो अपने दरबार का हो। अकबर और 7 सौदागर जो सौदे के साथ लाते थे चालबाजी। एक दिन दरबार में एक के बाद एक साथ विदेशी सौदागर आए। हर एक ने अनोखे व्यापारिक प्रस्ताव दिए। एक, कोई बोला, मैं ऐसा इत्र लाया हूं जिसे सूंघते ही इंसान सच बोलने लगे। 2, दूसरा, मेरे पास ऐसा कपड़ा है जो केवल ईमानदार व्यक्ति को दिखाई देगा। 3, तीसरा, मैं ऐसी दवा लाया हूं जो इंसान की उम्र बढ़ा सकती है। 4, चौथा, मेरे पास ऐसी अंगूठी है जो चोरी रोक सकती है। 5, पांचवा, मेरे पत्थर से बीमारियों का इलाज हो सकता है। 6, छठा, मेरे पास चमत्कारी तेल है जो पत्थर को सोना बना देता है। 7 और 7वां, मैं ऐसा मंत्र जानता हूं जिससे दुश्मन की सोच पढ़ी जा सकती है। अकबर हैरान लेकिन खुश थे। अगर ये सब सच हो तो हमारा राज्य सबसे महान हो जाएगा। बीरबल अब तक शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। भाग 1, व्यापार या विश्वासघात। अकबर ने इन 7 सौदागरों को विशेष मेहमान बनाकर 7 दिन के लिए शाही मेहमान घर में ठहराया। हर सौदागर दिन में दरबार में आकर अपना चमत्कार दिखाता और रात को किसी न किसी दरबारी से मिलकर बातें करता। बीरबल ने ये नोट किया, इन सौदागरों के आने के बाद 2 दरबारी बीमार पड़ गए। खजाने की सुरक्षा कमजोर हुई। सैनिकों के बीच आपसी झगड़े शुरू हो गए। बीरबल को शक हुआ, ये चमत्कारी सौदागर सिर्फ व्यापार के लिए नहीं,
बल्कि कोई राजनीतिक चाल भी चला रहे हैं। बीरबल ने अगले दिन गुप्त रूप से अपने 4 वफादारों को सौदागरों के पीछे लगाया। रात को पता चला, एक सौदागर सैनिकों को शराब बांट रहा था, दूसरा मंत्री के नौकर को रिश्वत दे रहा था, तीसरा किताबों में नकली मंत्र लिख रहा था, चौथा अपने सामान में हथियार छुपाकर लाया था। अब बीरबल को यकीन हो गया, इनका असली मकसद दरबार को भीतर से कमजोर करना था। अब बीरबल ने योजना बनाई। अगले 7 दिन तक हर सौदागर की चाल को उसके ही हथियार से तोड़ा जाएगा। पहला सौदागर, सच बोलने वाला इत्र। बीरबल ने एक आम फूल का इत्र बोतल में डालकर उसी को सूंघाया और कहा, बताइए, क्या आपने किसी सैनिक को रिश्वत दी थी? सौदागर बोला, नहीं। बीरबल बोला, अगर इत्र सच्चा है तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूरे दरबार में हंसी छूट गई। इत्र झूठा था। दूसरा सौदागर, ईमानदारों को दिखने वाला कपड़ा। बीरबल ने खुद को बेवकूफ बनाते हुए कहा, वाह, बहुत सुंदर कपड़ा है। लेकिन फिर उसने एक बच्चा बुलाया और पूछा, बेटा, क्या यह कपड़ा दिख रहा है? बच्चा बोला, नहीं साहब, वहां तो कुछ नहीं है। अकबर बोले, तो क्या हम सब बेईमान हैं? सौदागर शर्मिंदा होकर भाग खड़ा हुआ। तीसरा सौदागर, उम्र बढ़ाने वाली दवा। बीरबल ने उसी दवा को चूहे को पिलाया। 2 दिन बाद चूहा मर गया। बीरबल बोला, हुजूर, चूहा तो बूढ़ा ही चला गया। चौथा सौदागर, चोरी रोकने वाली अंगूठी। बीरबल ने उसी रात राजमहल में चोरी करवाई और सुबह सौदागर की अंगूठी चोरी हो गई। बीरबल ने कहा, लगता है अंगूठी खुद को नहीं रोक पाई। पांचवा, बीमारियों का इलाज करने वाला पत्थर। बीरबल ने बीमार दरबारी को वो पत्थर दिया, कोई असर नहीं। छठा, सोना बनाने वाला तेल। बीरबल ने तेल को पत्थर पर डाला, फिर पूछा, अब तक सोना क्यों नहीं बना? सौदागर बोला, थोड़ा वक्त लगेगा। बीरबल, तब तक जेल में इंतजार करो। सातवां, सोच पढ़ने वाला मंत्र। बीरबल ने कहा, ठीक है, सोचो मैं किसका नाम सोच रहा हूं। सौदागर, अकबर। बीरबल, गलत, मैं अपने गधे का नाम सोच रहा था। बीरबल ने सब सौदागरों को बंदी बनवाया और कहा, इन 7 के पास अलग अलग देशों के सिक्के, नक्शे और जासूसी उपकरण मिले हैं। इनका असली मकसद था अकबर के दरबार को तोड़कर अपने देश का राजदूत बनाना। अकबर दंग रह गए। बीरबल बोला, ये कोई आम सौदे नहीं थे, जहां चाल सस्ती और मकसद खतरनाक होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम न होते तो मैं इन नकली सौदागरों के जाल में फंस गया होता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी सबसे कीमती व्यापार ईमानदारी का होता है और उसकी पहचान अच्छे दाम नहीं, अच्छे इरादे से होती है। 7 सौदागरों को देश निकाला दिया गया और आज भी आगरा के लोग कहते हैं, जो जितनी बड़ी बात करे उसकी बात उतनी ही परखी जाए। मोरल बटा सीख, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सौदा फायदा नहीं लाता। असली पहचान चाल में नहीं, इरादे में होती है, और चालबाजी चाहे कितनी भी होशियार हो, बीरबल की बुद्धि के आगे देरसबेर हार ही जाती है। बीरबल और 7 चोरों का खेल। हर कोई बोला, मैं निर्दोष। एक दिन सुबह का समय था। दरबार में हलचल थी और सम्राट अकबर एक विचित्र समस्या के साथ बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता थी और दरबारी धीरे धीरे चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था आज कुछ बड़ा हुआ है। अकबर, बीरबल, इस बार मामला बहुत उलझा हुआ है। कल रात हमारे महल की तिजोरी से एक बेशकीमती हीरा गायब हो गया है। हमने 7 संदिग्धों को पकड़ा है, लेकिन हर कोई कहता है मैं निर्दोष हूं। बीरबल मुस्कराया, जहां 7 निर्दोष हों और हीरा गायब हो, वहां जरूर कोई गहरा खेल है। अकबर, हर व्यक्ति को अलग अलग कमरे में रखा गया है और सबसे अजीब बात, चोर ने कोई निशान नहीं छोड़ा। पहरेदारों को भी कुछ नहीं दिखा। बीरबल ने पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? अकबर, अभी?
वो सातों महल के गुप्त तहखाने में है। तहखाने में बीरबल की पहली मुलाकात सातों चोर। बीरबल को सातों कैदियों से मिलवाया गया। उनके नाम थे नाथू, भिश्ती, हरिराम, महल का माली, गुलजार, संगीतकार, रफीक, राजस्व लेखपाल, जमुना, महल की रसोइया, फकीरा, पुराना सैनिक और रमली, महल की नौकरानी। हर किसी की आंखों में एक ही बात थी, मैंने नहीं किया हुजूर। बीरबल सबको ध्यान से देखता रहा। फिर उसने सभी को एक एक सवाल पूछे। बीरबल, नाथू, तुम रात कहाँ थे? नाथू, हुजूर, मैं कुएं से पानी खींच रहा था। रात की पाली मेरी थी। हरिराम, मैं गुलाबों को पानी दे रहा था। चांदनी रात में गुलाब महकते हैं। गुलजार, मैं वीणा पर नई रागिनी बना रहा था। संगीत मेरी आत्मा है। रफीक, मैं अपने हिसाबों में गुम था हुजूर। पूरे राजकोष का हिसाब मिलाना था। जमुना, मैं महारानी के लिए रात का हलवा बना रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फकीरा, मैं चौकी के पास पहरा दे रहा था। तलवार मेरी नींद है हुजूर। रमली, मैं सोई हुई थी, बस थक गई थी पूरे दिन के काम से। बीरबल ने देखा, सबके उत्तर तैयार थे, जैसे उन्होंने रट रखा हो। बीरबल की चाल 7 सवाल 7 चुपिया। बीरबल ने एक बड़ी चाल चली। उसने हर आरोपी को एक कागज और एक पेन दिया और कहा, जो भी निर्दोष है वो एक एक सवाल का जवाब लिख कर दे, लेकिन याद रखो सवाल आसान नहीं होंगे। 7 सवाल थे। 1, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डर किस बात का है? 2, चोरी के वक्त तुमने क्या पहना था? 3, उस रात चांदनी कितनी तेज थी? 4, हीरे की जगह क्या थी तिजोरी में? 5, तुम्हारी नींद किसने तोड़ी? 6, अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम्हें शक किस पर है? 7, क्या तुम सच में निर्दोष हो? जवाब आए, लेकिन एक चीज साफ थी, 6 लोगों ने कुछ न कुछ मिलती जुलती बातें लिखी थी, लेकिन एक का जवाब सबसे अलग था, फकीरा का। उसने लिखा, मैं उस रात महल के पिछले दरवाजे पर था, लेकिन मैंने एक परछाई देखी थी। कोई धीरे से तिजोरी की ओर गया और फिर कुछ देर में बाहर आया। मैं उसे रोक न सका क्योंकि वो मेरे से तेज भागा। सच्चाई की शुरुआत, फकीरा की गवाही। बीरबल ने फकीरा को अलग से बुलाया। बीरबल, क्या तुम उस परछाई का चेहरा देख पाए? फकीरा, नहीं हुजूर, लेकिन उसके पांव में खास आवाज थी, जैसे मोरपंख के नीचे से चल रहा हो। अब बीरबल मुस्कराया। मोरपंख? तो इसका मतलब किसी का झुमका या रेशमी लिबास। बीरबल ने सभी संदिग्धों को फिर से सामने बुलवाया। उन्होंने सबके पैरों के नीचे से हल्की सी झाड़ू निकाली और देखा, रमली के पांव में एक छोटा सा सुनहरा धागा लिपटा हुआ था, जैसे रेशमी पोशाक का टुकड़ा। बीरबल, रमली, तुमने कहा तुम सो रही थी, लेकिन फकीरा ने परछाई देखी और ये सुनहरा धागा उस परछाई की पहचान है। क्या अब भी कुछ कहना चाहोगी? रमली घबरा गई। वो कुछ पल चुप रही, फिर रोते हुए बोली, हुजूर, मैं मजबूर थी। मेरा भाई बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने ही तिजोरी से हीरा चुराया था, लेकिन मैं उसे बेच नहीं पाई। ये हीरा मेरे पास ही है। अकबर ने उठाया सवाल। अकबर, बीरबल, सातों में से सिर्फ एक चोर थी और तुमने केवल सवालों और पैरों की जांच से सब जान लिया। बीरबल मुस्कराया। जहां हर कोई चिल्ला रहा हो मैं निर्दोष हूं, वही असली चोर सबसे शांत रहता है और सबसे सतर्क। जवाब देने की हड़बड़ी वही करता है जिसने झूठ रटा हो। मोरल, सीख, झूठ बोलना आसान हो सकता है, लेकिन सच के आगे टिक नहीं सकता। और जो सबसे ज्यादा चिल्लाए, जरूरी नहीं वो सही हो। असली जवाब अक्सर चुप्पी में छिपा होता है। अकबर और उलझा हुआ सवाल, जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। फाल्गुन का महीना था। हल्की हवा, खिले बाग और दरबार में चाय पकौड़े के साथ
हल्के फुल्के निर्णय चल रहे थे। अकबर हल्के मूड में थे। तभी अचानक एक दरबारी घबराया हुआ अंदर आया और बोला, जहांपनाह, बाहर एक अजीब बूढ़ा आया है। वो कहता है कि उसके पास ऐसा सवाल है जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अकबर चौकन्ने हो गए। ऐसा क्या सवाल होगा जो बीरबल तक न सुलझा पाए? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, शायद कोई नया खेल है, बुलाइए उसे। बूढ़ा अंदर आया। उसकी लंबी दाढ़ी, चांदी सी सफेदी लिए हुए बाल और आंखों में गजब की चमक थी। वो बोला, महाराज, मैं एक पुरातन प्रश्न लेकर आया हूं। एक ऐसा सवाल जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाया। कई राज्यों में, कई राजाओं के दरबारों में इसे पूछा, लेकिन आज तक हर कोई हार गया। अगर आपका दरबार इसका हल निकाल सके तो मानूंगा मुगलिया सल्तनत सबसे ज्ञानी है। अकबर मुस्कुराए, तो पूछो वो सवाल। बूढ़ा बोला, एक पेड़ की छाया में एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो आदमी धूप में भीग रहा था। वो न पसीने में भीग रहा था, न बारिश में, फिर भी पूरी तरह भीगा हुआ था। न छाव में था, न छतरी थी, फिर भी भीगता जा रहा था। क्यों? पूरा दरबार सन्न। बूढ़ा मुस्कराया, आपके पास 3 दिन है उत्तर देने के लिए। अकबर ने तुरंत ऐलान किया, जिस किसी ने इस सवाल का उत्तर सही दे दिया उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 3 दिन पूरे राज्य में हलचल मच गई। दरबारी बोले, शायद वो आदमी पसीने से भीग रहा होगा। नहीं, बूढ़ा कह चुका है, पसीना नहीं। तो क्या वो नदी में था? अरे भाई, पेड़ की छाया में कैसे नदी हो सकती है? पंडित बोले, ये तो वेदों का संकेतात्मक प्रश्न है, शायद आत्मा की भीगने की बात है। कोई बोला, कवि की कल्पना है। कोई बोला, ये प्रश्न ही झूठा है। बीरबल चुप था। वो कुछ और सोच रहा था। बीरबल ने अपने सेवक महेश को बुलाया। उस बूढ़े आदमी का पीछा करो, पता लगाओ वो कहां से आया, किससे मिला, कहां रुका। महेश दिन भर उसकी निगरानी करता रहा और वापस लौटकर बोला, मालिक, वो एक गांव से आया है जहां लोग उसे प्रश्न बाबा कहते हैं। वो पिछले 20 वर्षों से राज्यों राजाओं के दरबारों में केवल यही एक सवाल पूछता है और फिर शांत हो जाता है। बीरबल मुस्कराया, एक ही सवाल? तो इसका अर्थ है कि या तो इसका उत्तर है या ये खुद एक उत्तर है। बीरबल ने दरबार में पंडितों से पूछा, अगर कोई आदमी भीग रहा है और न वो बारिश में है, न पसीने में, न नदी में, तो क्या संभावना है? एक पंडित बोला, हो सकता है उसके ऊपर कोई गाय गिरा हो। पूरा दरबार हंस पड़ा। दूसरा बोला, या कोई पक्षी गीला कर गया हो। अकबर बोला, बीरबल, कहीं तुम भी इस सवाल से हार तो नहीं मान रहे? बीरबल मुस्कराया, नहीं जहांपनाह, बस मैं उस भीगने को समझने की कोशिश कर रहा हूं जो हमें दिखता नहीं लेकिन होता है। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मैं सवाल का उत्तर दूंगा, पर उससे पहले मैं भी बूढ़े बाबा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बूढ़ा मुस्कराया, पूछो। बीरबल बोला, अगर उस आदमी के ऊपर किसी ने गरम तेल उड़ेल दिया हो और वो पत्तों के बीच छाया में खड़ा हो, तो वो धूप में भी भीग रहा होगा और फिर भी बारिश या पसीना नहीं होगा। क्या यही उत्तर है? बूढ़ा हंस पड़ा, नहीं, लेकिन कल्पना सुंदर है। बीरबल फिर बोला, तो सुनिए मेरा उत्तर। वो आदमी असल में एक अर्थ का प्रतीक है। भीगना यहां असल नहीं, मानसिक है। वो व्यक्ति उस पेड़ की छाया में खड़ा था जो अतीत की चिंता और भविष्य की आशंका से जुड़ा है। धूप वर्तमान है और वो उसमें भीग रहा है, यानी चिंता से परेशान हो रहा है। बूढ़ा एकदम शांत हो गया। कहिए बाबा, यही है उत्तर? बूढ़ा बोला, ये पहला दरबार है जिसने मेरे सवाल का सही सार पकड़ा। सवाल असल में प्रतीकात्मक था। भीगना शरीर का नहीं, मन का था। अकबर बोले, तो क्या ये सवाल हल हो गया? बाबा मुस्कराया, हां, और इस सवाल को 20 साल में पहली बार किसी ने समझा, हल नहीं किया, महसूस किया। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया।
तुम सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, सवाल की आत्मा तक पहुंच जाते हो। बीरबल मुस्कराया। कभी कभी सबसे उलझा सवाल सबसे साधारण भावना में छिपा होता है। बस हमें उसे आंख से नहीं, दिल से देखना होता है। बूढ़े बाबा ने बीरबल के चरण छुए और बोले, अब मैं अपने गांव लौट रहा हूं, क्योंकि अब मेरा सवाल पूरी तरह सुलझ गया है। मोरल, शिक्षा, हर सवाल का हल तर्क में नहीं, समझ में होता है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं, और जो सच है वो अक्सर दिखता नहीं। बुद्धिमानी वही है जो सवाल को सिर्फ हल न करे, बल्कि उसे महसूस करे। अकबर और मौन दरबार। जब एक दिन के लिए सबको मना कर दिया बोलने से, एक दिन बादशाह अकबर ने अचानक दरबार में ऐलान कर दिया, कल का दरबार मौन रहेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, न मंत्री, न सैनिक, न कवि, न न्यायाधीश। सब चौंक गए। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, हम दरबार चलाएंगे कैसे? अकबर बोले, शब्द तो हर कोई बोलता है, पर मौन में समझदारी कौन दिखाता है, यही देखना चाहता हूं। और यूं शुरू हुई वो ऐतिहासिक, मजेदार और रहस्य से भरी मौन दरबार की परीक्षा। अगले दिन सुबह सब दरबारी जल्दी तैयार होकर आए, लेकिन हर कोई चुप। कोई किसी को नमस्ते नहीं कर सकता था, कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, कोई शिकायत नहीं बता सकता था। कवि रसखान ने कोशिश की कि आंखों से कविता समझाई जाए। सेनापति ने तलवार घुमा घुमाकर अपनी बात कहनी चाहिए। कोषाध्यक्ष ने अबाकस की तरह मोतियों से गिनती समझाई। पर सबसे ज्यादा परेशानी तो वजीर तकीउद्दीन को हुई, जिन्हें हर 5 मिनट में कुछ न कुछ बोलने की आदत थी। अब वे बार बार अपनी पगड़ी उतारते, पहनते, हाथ हिलाते, पर कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा था। दरबार में जब सब मौन थे, तभी एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया। वो कुछ बोलना चाहता था, पर पहरेदार ने उसे इशारा किया, दरबार मौन है। वो व्यापारी अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर जमीन पर कुछ रेखाएं बनाई, अंगुलियों से संकेत किया, पर कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहता है। वो बेचैन हुआ और फिर रोने लगा। अकबर ने इशारा किया, उसे बैठा दिया जाए। अब सभी दरबारी मौन थे, पर हर किसी के मन में सवाल था, आखिर ये चाहता क्या है? बीरबल ने आंखों से व्यापारी को गौर से देखा। उसके पैरों पर धूल थी, चेहरा चिंता में डूबा हुआ, और कमर पर बंधी थैली खाली थी। बीरबल ने एक चिट्ठी मंगवाई और कुछ लिखा। फिर वो पर्ची व्यापारी को दी। व्यापारी की आंखें भर आई। उसने सिर हिलाया, बीरबल के पैरों में झुका और बाहर चला गया। अब दरबारियों की उत्सुकता और बढ़ गई। बिना बोले, बिना पूछे बीरबल ने कैसे समझ लिया कि समस्या क्या थी। अगले दिन जब दरबार फिर सामान्य हुआ, अकबर ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, बीरबल, तुमने बिना एक शब्द बोले व्यापारी की समस्या कैसे समझी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, व्यापारी की चाल बता रही थी कि वो दूर से भागता हुआ आया है। जरूर कोई आपात स्थिति रही होगी। उसकी थैली खाली थी, यानी कुछ खो गया था। उसने बार बार दक्षिण दिशा की ओर इशारा किया, फिर जमीन पर 4 चिन्ह बनाए। इसका अर्थ था 4 लोग। मैंने अनुमान लगाया कि उसका माल रास्ते में किसी गिरोह ने लूटा है और वो सहायता मांगने आया है। मैंने लिखकर उससे पुष्टि की और वो सही निकला। अकबर बहुत प्रभावित हुए। तो क्या मौन में भी सब कुछ समझा जा सकता है, बीरबल? बीरबल बोले, महाराज, कई बार बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना, और सुनने से भी ज्यादा जरूरी है देखना। मौन हमारी दृष्टि को तेज करता है, अनुमान को गहरा बनाता है और अहंकार को शांत करता है। जब मौन दरबार खत्म हुआ, दरबारियों की प्रतिक्रियाएं भी बेहद मजेदार थी। कवि रसखान बोले, मौन में कविता लिखी तो जा सकती है, पर वाहवाही नहीं मिलती। वजीर तकीउद्दीन बोले, मौन में शासन चलाना संभव है, पर मेरी तो हालत खराब हो गई। सेनापति बोले, अब समझ आया, युद्ध में मौन एक रणनीति है। और सबसे अंत में अकबर बोले,
मुझे अपने ही दरबार की आवाज से पहली बार प्यार हुआ, जब एक दिन वो पूरी तरह चुप था। मोरल: मौन कभी कभी सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। जब शब्द थक जाते हैं तब भाव बोलते हैं, और बीरबल जैसा कोई हो तो मौन भी निर्णय दे सकता है, और चुप्पी भी